एक्टिंग में चीखना, चिल्लाना या बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स करना सबसे मुश्किल नहीं होता है। This place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? असली चुनौती तब आती है जब उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से शांति और सादगी से बात करनी होती है, Which would be worse? जहां बातों के बीच की खामोशी और आंखों की हल्की हरकतें भी बहुत मायने रखती है। To live as a monster, or to die as a good man? देखा आपने, ये डिकैप्रियो का मार्क रफेलो से एक क्षण के लिए आंखें मिलाना इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए हमें डिकैप्रियो के कैरेक्टर एंड्रयू लेडिस को और भी करीब से देखना होगा। कोई इंसान किस हद तक सच से रूबरू हो सकता है इससे पहले कि वह पूरी तरह टूट कर बिखर जाए। शटर आइलैंड एक ऐसे शख्स की दास्तां है जो अतीत के पश्चाताप और अपराध बोध के बोझ तले इस कदर दब जाता है कि वो हकीकत से पनाह लेने के लिए अपने दिमाग में एक नई पहचान खड़ी कर लेता है, एन ऑल्टरनेट रियलिटी। फिल्म के शुरुआत में ये एक डिटेक्टिव स्टोरी लगती है, एक यूएस मार्शल जो एक असाइलम में मिसिंग पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करने आता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने लगता है। उस केस में उसे अपनी ही जिंदगी के अंश दिखाई देने लगते हैं। She killed all 3 of her children. She drowned them in the lake behind her house. वो जितनी शिद्दत से उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, उसका अतीत उतना ही दर्दनाक होकर बाहर आता है। इस फिल्म के अंतस्थल में गहरा ट्रॉमा है। इसका प्लॉट दरअसल इंसानी मस्तिष्क का एक ऐसा परीक्षण है जहां रियलिटी और डिल्यूजन के बीच की लकीर पूरी तरह धुंधली हो जाती है। फिल्म की परत दर परत हम एक ऐसी भूल भुलैया में उतरते हैं जहां ट्रॉमा, सपने और कल्पना मिलकर एक ऐसा यथार्थ प्रस्तुत करता है जिसमें आप बिल्कुल वैसे ही भटक जाते हो जैसे कि फिल्म का प्रोटैगनिस्ट। लेकिन जब हमें उसके अचेतन की झलक मिलती है धुंधले सपनों और हेलुसिनेशंस के जरिए, तब जाकर हमें उसके अतीत की भयानक तस्वीर थोड़ी समझ आने लगती है। एंड्रयू एक वार वेटरन है जिसने वर्ल्ड वार 2 में नाजी जर्मनी की दरिंदगी को अपनी आंखों से देखा है। वो खूनी मंजर और वो बिखरी हुई लाशें उसे आज भी सोते जागते परेशान करती है। वो उस निजी शोक से भी जूझ रहा है जो उसकी बीवी की मौत ने उसके दिल पर छोड़ा है। पर इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर नया खुलासा एंड्रयू को केस सॉल्व करने के करीब नहीं ले जाता है, बल्कि कहानी को और भी अनसेटलिंग और डार्क बनाता चला जाता है। क्योंकि हर पिछला खुलासा या तो एक अधूरा सच निकलता है या फिर एक नया धोखा। इमोशनली देखा जाए तो एंड्रयू किसी रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो अपने ही दिमाग की एक अंधेरी दलदल में धंसता चला जाता है। जितना वो निकलने की कोशिश करता है उतना ही गहरा डूबता जाता है, क्योंकि जो केस वो सॉल्व कर रहा है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेज है, एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक प्रयोग, एक रोल प्ले थेरेपी। कोशिश ये है कि धीरे धीरे एंड्रयू का चेतन और अचेतन मन आपस में टकराए। उसका कॉन्शियस माइंड एक यूएस मार्शल बनकर एक केस सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस सच को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो दबाया हुआ है। एंड्रयू के अचेतन मन में एक गहरा अपराध बोध है, सप्रेस्ड गिल्ट। You want to uncover the truth? You gotta let it go. You have to let it go! I can't! I can't! ये गिल्ट उसके लिए एक ऐसा जेल बन गया है जिसे उसका दिमाग कभी छोड़ नहीं सकता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी की पूरी रियलिटी ही फेक हो और उसे पता ही ना हो। मैंने हाल ही में फिलॉसफी ऑफ द ट्रूमैन शो पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये वीडियो हमारे चैनल मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव अवेलेबल है। वो कहते हैं ना, ट्रुथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, क्योंकि फिक्शन को सेंस बनाना पड़ता है, रियलिटी को नहीं। अगर आप मेरे इस तरह के डीप डाइव एनालिसिस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं और ऐसी कई वीडियोस देख सकते हैं। जैसे ट्रूमैन को उसकी बाहर की दुनिया झांसे में रखती है, एंड्रयू को उसकी अंदरूनी दुनिया झांसे में रखती है। उसका अतीत उसे उस अंधेरे से निकलने नहीं देता है। युद्ध से वापस आने के बाद एंड्रयू उस दरिंदगी और खून खराबे को भुलाने के लिए शराब में डूब जाता है। वो अपने परिवार के लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं रहता है। उसकी बीवी जो सुसाइडल होती है, उसके बिगड़ते मानसिक संतुलन को वो नज़रअंदाज करता है और इसके लिए उसे एक दिन भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी ने उनके तीनों बच्चों को डुबाकर मार दिया है।
एंड्रयू नाउमीदी, गुस्से और बेहद दर्द में अपनी बीवी की जान ले लेता है, लेकिन वो इस कड़वे सच को कभी अपना नहीं पाता है। वो हर चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझता है। ये हकीकत इतनी दर्दनाक होती है कि उसका दिमाग उसे झेलने से पहले ही टूट जाता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसका मन एक नई पहचान गढ़ लेता है, एन ऑल्टरनेट आइडेंटिटी। टेडी डैनियल्स एक ऐसा हीरो जो कातिल नहीं बल्कि कातिल को ढूंढने वाला एक मार्शल है, मोरली राइटियस है। जब कोई इंसान ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां वो बाहर की हकीकत को नहीं बदल सकता है, जब वो अपने अतीत से इतना मजबूर हो जाता है, तो वो जीने के लिए अपने अंदर की हकीकत को बदल देता है। वो जिंदगी में फिर से अर्थ स्थापित करने के लिए अपनी पूरी पहचान को नई तरह से रचने लगता है। सोचिए किसी का हमेशा से जुनून रहा हो आर्मी ऑफिसर बनने का, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो असफल रहे, और जब एक उम्र के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, जब ये तय हो जाता है कि अब वो ऑफिसर कभी नहीं बन सकता है, तो उसने जो अपने मन में खुद की पहचान बना रखी थी उसके साथ जीना अब संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारी पहचान उस कहानी के साथ बनती है जो हम अपने बारे में खुद को बताते हैं। वी आर द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। इसीलिए हमारा दिमाग उस कहानी को ही बदल देता है जिसमें हम हारे होते हैं। हम एक नई पहचान ढूंढ लेते हैं। शायद हम आगे जाकर एक जिम्मेदार पति और पिता के रूप में खुद को देखने लगे। हम उसमें ही अपनी खुशी और मकसद ढूंढ लेते हैं। हर कोई जिंदगी के किसी न किसी पहलू में हारा हुआ है और हर कोई अपने मन की आत्मकथा का रंग रूप बदलता रहता है। हम अपनी यादों के साथ हेरफेर करते हैं, घटनाओं के क्रम को बदल देते हैं ताकि हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को सुरक्षित रख सके। एंड्रयू की तरह हम सब अपनी कहानी में खुद को एक मिसअंडरस्टूड हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन एंड्रयू का केस बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम है। हम अपनी नई पहचान के तले पुरानी ख्वाहिशों और यादों को पूरी तरह नहीं भूलते हैं। कोई भी हमारी दुखती नस दबाकर हमें बुरा महसूस करवा सकता है, लेकिन एंड्रयू के लिए रिग्रेट और गिल्ट इतना असहनीय है कि उसकी पुरानी यादें उसके चेतन मन से पूरी तरह कट ऑफ हो जाती है। टोटल डिसोसिएशन। वो सिर्फ नई पहचान नहीं बनाता है, वो पूरा का पूरा नया व्यक्ति बन जाता है। जब वो मार्शल बनता है तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा होता है, उसे सच में नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली एक पेशेंट है। Violent offenders, right? I mean, murdered them in some cases. In almost all cases, yes. And personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. The tragedy is not that he lies. The tragedy is that he believes the lie. जैसे कोई व्यक्ति अगर नशे की लत से जूझ रहा हो तो उसके जीवन में रिलैप्स और सोबर फेज का एक चक्कर चलता रहता है, और अक्सर जब वो सोबर होता है तो वो किसी नए प्लान के साथ आता है। वो सचमुच कुछ करना चाहता है, किसी अर्थपूर्ण काम में खुद को झोंक देना चाहता है। बाहर से देखकर हमें लग सकता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, कि वो फिर से रिलैप्स करेगा और ये नए इरादे भी अधूरे रह जाएंगे, लेकिन उस मोमेंट में उसका इंटेंशन जेन्युइन होता है। वो वास्तव में कुछ करना चाहता है, क्योंकि दरअसल वो प्लान्स सिर्फ प्लान्स नहीं होते हैं, वो एक नई पहचान ढूंढने की कोशिश होती है। वो इंसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसके पास एक ऐसी कहानी हो जिसमें वो एक हारा हुआ एडिक्ट ना हो। ऐसे संवेदनशील स्थितियों में उन्हें नीचा दिखाने या तुरंत उनका भरम तोड़ने के बजाय हमें थोड़ी करुणा और सम्मान के साथ उनके पास जाना चाहिए। और इस फिल्म के बेहतरीन स्क्रीन प्ले की वजह से जो व्यक्ति शुरू से विलेन जैसा प्रतीत होता है, जैसे वो एंड्रयू को किसी साजिश में फंसा रहा हो, वास्तव में वही डॉक्टर कॉली एंड्रयू के प्रति सबसे अधिक दयावान निकलता है। एंड्रयू पहले भी होश में आया है, लेकिन फिर से रिलैप्स हो जाता है। You reset, Andrew. Like a tape playing over and over on an endless loop. क्योंकि एंड्रयू एक ट्रेंड आर्मी वेटरन है, वो हॉस्पिटल का सबसे वायलेंट और खतरनाक पेशेंट है। इसी वजह से उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स ने मन बना लिया था कि अब एंड्रयू की लोबोटमी कर दी जाए, एक ऐसी ब्रेन सर्जरी जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और सर्जिकल इंटरवेंशन के जरिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही सुस्त कर दिया जाता है। एक तरह से उसे एक जिंदा लाश बना दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर कॉली ने इस फैसले से असहमति जताई। अपनी प्रतिष्ठा और करियर को दांव पर लगाकर उन्होंने एंड्रयू को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि इस रोल प्ले थेरेपी से एंड्रयू को वापस लाया जा सकता है। He tried to help me when no one else would. और एक पल के लिए ये प्रयोग सफल भी होता है। एंड्रयू लौट आता है, वो सच्चाई को स्वीकार लेता है। My name's Andrew Latis, and I murdered my wife in the spring of '52. लेकिन इस फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन इसके बाद आता है। अगले सुबह एंड्रयू जब डॉक्टर शीहन से बात करता है, जो अब तक उसके डिटेक्टिव पार्टनर होने का रोल प्ले करते हैं, तो ऐसा लगता है वो फिर से रिलैप्स कर गया है।
Gotta get off this rock, Chuck. डॉक्टर शेहन इशारे से डॉक्टर कॉली को बता देते हैं कि सब कुछ फिर से वहीं लौट आया है। यह समझते ही उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उनकी इतनी धैर्य और करुणा से भरी कोशिश नाकाम होती हुई दिखती है। लेकिन तभी एंड्रू डॉक्टर शेहन से एक बात कहता है जिससे उन्हें एक पल के लिए शक होता है। Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? इसके बाद एंड्रू एक क्षण के लिए डॉक्टर शीहन की आंखों में देखता है और फिर तुरंत नजरें हटा लेता है। उस एक क्षण में जैसे वो चुपचाप सब कुछ कह देता है। वो ये संकेत कर देता है कि इस बार वो सच में रिलैप्स नहीं हुआ है। इस बार वो जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रहा है। अपने परिवार की मौत का बोझ लेकर जीने से बेहतर वो लोबोटमी करवा लेना समझता है। वो कॉन्शियसली सरेंडर कर देता है। सच को सहने के बजाय मिट जाना बेहतर समझता है। ही वुड रेदर लूज हिज माइंड देन कैरी द गिल्ट। Tomorrow feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe I won't mind. I keep returning, tracing steps I left behind, as if the past could teach me what I'd like to find.